नमस्कार, समाचारों के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र और मेरे साथ मौजूद हैं सांकेतिक भाषा की एंकर बीना सिंह। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों से किया संवाद। पीएम मोदी ने दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए जारी किए 16,000 करोड़ रुपए की किश्त। दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ियों के आरोप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी। पूछताछ को लेकर प्रदर्शन कर रहे कई आप नेता हिरासत में। बीजेपी ने बोला केजरीवाल सरकार पर हमला। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए करीब 96% हुआ मतदान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत ईवीएम में बंद। 19 अक्टूबर को होगी मतों की गिनती। गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मोदी @20 पुस्तक के गुजराती संस्करण का भी किया विमोचन। T20 वर्ल्ड कप के पहले अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से दी मात। मोहम्मद शामी की घातक गेंदबाजी ने पलटी बाजी। भुवनेश्वर में आज फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत और ब्राजील होंगे आमने सामने। प्रतियोगिता से पहले ही बाहर हो चुकी है भारतीय टीम। खबरों पे डालते हैं अब विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने आज PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू किया है। राज्य के सभी 50 लाख लाभार्थियों को ये कार्ड eKYC पूरा करने के बाद दिए जाएंगे। अब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा उन्हें मिल सकेगी। राज्य में पहले से ही जारी MA, MAV और AV-PMJY के लाभार्थी एकीकृत PMJMA कार्ड के लिए पात्र होंगे। आयुष्मान भारत PMJ योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके जरिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा के रूप में कवर दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में किसान सम्मान सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि को और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की है। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगद रूप से हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री ने किसान समृद्धि केंद्रों के प्रथम चरण के तहत देश भर में 600 केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों पर बीज से खाद तक किसानों के लिए उपलब्ध होंगे। ये केंद्र किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में मददगार साबित होंगे। भविष्य में इन्हें उर्वरक की खुदरा दुकानों में परिवर्तित किया जाएगा। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने खाद के मानकीकरण की पहल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। इससे किसानों को खाद खरीदने में भ्रम नहीं होगा और खाद खरीदने से आसानी होगी और पूरे भारत में यूरिया एक ही नाम से मिला करेगी। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक पत्रिका इंडियन एज का विमोचन किया। पत्रिका में किसानों की उर्वरकों की कई सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें कृषि संबंधी कई नई जानकारियां भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूरिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
75 से 80 रुपए किलो का खरीदा जाता है, लेकिन किसानों को 5 से 6 रुपए किलो की दर पर दिया जाता है। ऐसे में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ओर यूरिया की कालाबाजारी बंद की गई है, तो दूसरी ओर 6 बंद पड़े कारखाने शुरू किए गए हैं। इसके अलावा नैनो यूरिया जैसी पहल की गई है ताकि किसानों को सहूलियत हो सके। वहीं इससे पहले उन्होंने कृषि क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष और स्टार्टअप स्टॉल का अवलोकन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेती में उपयोग आने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल में बागवानी उत्पादों को होने वाली सहूलियतों को भी जाना। प्रदर्शनी में तकरीबन 300 स्टार्टअप आत्मनिर्भर होते भारत की कहानी बता रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कीटनाशकों, तृणनाशकों और उर्वरकों की उन्होंने जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधुनिक तकनीक से ग्रामीण जीवन काफी आसान हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमृतकाल भारत का एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर लाने का सही समय है। वे आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते समय में सुरक्षा जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं और सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और उग्रवाद के साथ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का बीच का फासला कम होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलाव से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। गुजरात के गांधीनगर में प्रसिद्ध पुस्तक मोदी एट 20 पुस्तक के गुजराती भाषा में विमोचन किया गया। एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री एल मुरुगन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा, महात्मा गांधी ने करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, वहीं पीएम मोदी ने देश में आम लोगों को देश के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पुस्तक की उपयोगिता को जानने समझने के लिए हर वाक्य को ध्यान से पढ़ना होगा। ये किताब सच की खोज करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राज्य को एक नए रूप में विकसित किया। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सिसोदिया सुबह 11 बजे से दिल्ली में सीबीआई के दफ्तर में मौजूद है। उन्हें सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। 2021-22 की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के लागू करने में अनियमितताओं की बात सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम 15 आरोपियों में है। ये प्राथमिकी नई आबकारी नीति के लागू करने में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों के लिए दर्ज की गई है। हालांकि आज सीबीआई की पूछताछ को लेकर उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसका गठन भ्रष्टाचार से लड़ने के संकल्प के साथ किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बन गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति मामले में सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने के बाद भाजपा की यह टिप्पणी सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। जब भ्रष्टाचारियों को सवाल करने के लिए बुलाया जाता है तो वे पहले राजघाट जाते हैं और फिर वे सत्याग्रह करते हैं। आज का दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव का दिन था।
इसके लिए चुने गए डेलीगेट्स ने अपना आज मतदान किया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया पूरी शुरू करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने नियुक्त की गई और पूरे देश में करीब 9,900 डेलीगेट्स चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए मतदान पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक 9,500 प्रतिनिधियों ने मतदान किया है, जिसके हिसाब से करीब 96% मतदान हुआ है। तो इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। अब 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और तय होगा कि कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष। इंटरपोल के प्रमुख जर्गन स्टॉक ने कहा है कि वास्तविक और वर्चुअल दुनिया में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे सरकारों और व्यवसायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉक ने कहा कि संगठित अपराधों से अपराधी अरबों डॉलर कमा रहे हैं। इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में स्टॉक ने मीडिया से कहा कि 99% चोरी की संपत्ति आपराधिक हाथों में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के अनुसार प्रतिदिन औसतन 7 बाल यौन शोषण मामले दर्ज किए जाते हैं और अब तक 30,000 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। इंटरपोल महासभा अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संगठन का शीर्ष निकाय है, जिसकी साल में एक बार बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 दिवसीय महासभा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में महासभा 25 साल बाद भारत में आयोजित हो रही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही राज्य में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी और 10 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई के अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने का फैसला किया है। मुंबई अंधेरी सीट पर शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। उद्धव गुट ने इस सीट से रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट दिया है। भाजपा ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन अब बीजेपी ने भी इस चुनाव से उम्मीदवार वापस ले लिया है। राज ठाकरे ने भी भाजपा को चिट्ठी लिखकर इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का आग्रह किया था। इससे पहले एनसीपी, कांग्रेस और राज ठाकरे ने दिवंगत विधायक के प्रति संवेदना दिखाते हुए उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया था। बैंकिंग घोटालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में यह आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों में दर्जनों बैंकिंग घोटाले हुए हैं, जिन्हें रोकने में आरबीआई नाकाम रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि देश में गेहूं और चावल के वर्तमान में दाम सामान्य है और इन सब के गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडारण की स्थिति है। सरकार बाजार पर नजर बनाए हुए है और बाजार की परिस्थिति के अनुरूप जरूरत पड़ने पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय कृषि सचिव ने विस्तार से जानकारी देते हुए आंकड़ों के माध्यम से साबित किया कि वर्तमान दाम किसानों को दी गई एमएसपी के अनुरूप है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब कनेक्टिंग फ्लाइट पाने में आसानी होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करेगा। फेज 3A के तहत दिल्ली एयरपोर्ट अब यात्रियों की कनेक्टिंग यात्रा को सुखद और परेशानी मुक्त बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए 7 खाद्य और पेय काउंटर,
10 चेक इन काउंटर, 15 फिक्सिंग बूथ और 8 एक्सरे मशीनें स्थापित की गई हैं। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ ने यह ड्रोन ऑक्टा कॉप्टर रानिया सीमा निगरानी चौकी पे मार गिराया। बीएसएफ कमांडेंट घनश्याम दास ने बताया कि सीमा पर ड्रोन की गतिविधि काफी बढ़ गई है और जवानों के लिए यह नई चुनौती है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ जवानों ने रात में पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में घुसने की आवाज सुनी तो उस दिशा में फायरिंग कर उसे मार गिराया। इस ड्रोन से 2 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। इससे पहले भी पंजाब के गुरदासपुर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सहकारिता मंत्री डॉक्टर लेमोगांग क्वापे 6 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान लेमोगांग क्वापे उत्तर प्रदेश और गुजरात का दौरा भी करेंगे। बोत्सवाना के विदेश मंत्री क्वापे बुधवार को गुजरात के केवड़िया में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बोत्सवाना के विदेश मंत्री क्वापे की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। बोत्सवाना के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने 1966 में बोत्सवाना की स्वतंत्रता के तुरंत बाद बोत्सवाना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत ने 1987 में गैबोरोन में अपना राजनयिक मिशन खोला था। वहीं बोत्सवाना ने 2006 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया था। ईरान की कुख्यात एविन जेल में आग लगने से मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 8 हो गई है। यह जानकारी ईरान की न्यायपालिका ने एक बयान में जारी करके दी है। शनिवार रात तेहरान की जेल में लगी आग में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। पिछले 1 महीने से ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल सैकड़ों लोगों को एविन जेल में भेजा गया है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि आग की घटना का प्रदर्शनकारियों से कुछ लेना देना है या नहीं। न्यायपालिका ने अपने बयान में कहा कि कैदियों के बीच लड़ाई के बाद जेल की एक वर्कशॉप में आग लगी। सरकारी टीवी के मुताबिक जेल में आग लगना कैदियों की एक योजना का हिस्सा था। आग के सहारे कैदी जेल से भागना चाहते थे, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि लगभग 9,000 रूसी सैनिकों को बेलारूस में तैनात किया जाएगा। यह तैनाती बेलारूस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में कर रहा है। इस बीच बेलारूसी सैनिकों के साथ एक नए सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहला रूसी सैनिकों का समूह बेलारूस पहुंचा है। इन सैनिकों का स्वागत पारंपरिक वेशभूषा पहने हुई बेलारूसी महिलाओं ने किया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि यूक्रेन बेलारूस पर हमला करने की साजिश रच रहा है और उन्होंने रूस के साथ एक संयुक्त बल की घोषणा की थी। लुकाशेंको ने पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन पर बेलारूसी कट्टरपंथियों को बेलारूस में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और देश में एक सैन्य विद्रोही आयोजित करने का प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया। रूस ने सोमवार सुबह कीव पर कॉमिकेज ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने कहा कि रूस को लगता है कि इन हमलों से उसे मदद मिलेगी, लेकिन इन कार्यों से रूस की हताशा साफ दिखाई देती है। यरमक ने कहा कि हमें जल्द से जल्द और अधिक वायु रक्षक हथियारों की आवश्यकता है। हमारे पास देरी करने का समय नहीं है। हमें आकाश की रक्षा और दुश्मन को नष्ट करने के लिए हथियारों की जरूरत है। यूक्रेनी सेना ने खार्किव में कुपियांस्क जिले में कब्जा किए गए रूसी टैंकों को भविष्य की लड़ाई में उपयोग के लिए तैयार किया है। सैनिकों ने पकड़े गए टैंकों की स्थिति की जांच की, उनकी साफ सफाई की और उस पर यूक्रेनी संकेतों को चिन्हित किया। इसके बाद उन्होंने टैंकों को पेड़ों की शाखाओं से ढक दिया। गौरतलब है कि यूक्रेन की सेना ने सितंबर में
कुपियांस्क को रूस के कब्जे से मुक्त कराया था। नाइजीरिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। एक दशक में आई इस सबसे भयानक बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई हुई है। बाढ़ से अब तक 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 13 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी है। नाइजीरिया में बाढ़ से 82,000 से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं। वहीं लगभग 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। नाइजीरिया की मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि देश के दक्षिण के कुछ राज्यों में नवंबर के अंत तक बाढ़ जारी रह सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत आरोपी ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। 32 वर्षीय जगताप कबीर कला मंच की सदस्य हैं। ये सांस्कृतिक समूह, जिसे प्रतिबंधित भाकपा के प्रमुख संगठन के रूप में ब्रांडेड किया गया है। ज्योति जगताप को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया, जिसके अगले ही दिन हिंसा भड़की थी। ओआरएस के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोविस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें फेफड़ों की समस्याओं समेत कई उम्र संबंधी बीमारियां थीं, जिसके चलते उन्हें कुछ हफ्तों पहले कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर दिलीप को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORT को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। मुख्य रूप से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर दिलीप ने 1966 में जन स्वास्थ्य में कदम रखने के साथ ORT पर काम करना शुरू किया था। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। T20 विश्व कप से पहले गावा में आज खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। हालांकि अंतिम 2 ओवर में पासा पलट गया। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 171 रन बना लिए थे और उसके हाथ में 6 विकेट बाकी थे। 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। वहीं मोहम्मद शामी ने आखिरी ओवर में 3 विकेट चटकाए और एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 6 रन से गंवा दिया। इससे पहले मैच ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने KL राहुल के 57 और सूर्य कुमार यादव के 50 रन की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को करेगी। मेजबान भारत आज भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के अपने अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में ब्राजील का सामना करेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुका है। टीम को अमेरिका और मोरक्को के खिलाफ अपने पहले 2 ग्रुप लीग मैच में हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप ए में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ब्राजील और अमेरिका दोनों के 3-3 अंक हैं। मोरक्को 3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। तीनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं। अगर ब्राजील और अमेरिका अपने अपने मैच जीत जाते हैं तो दोनों टीमें आगे बढ़ेंगी। मोरक्को को अगले चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीत की जरूरत है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सांकेतिक भाषा की एंकर बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।